स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा। और इस शो में हम बात करेंगे कि वित्त वर्ष 2024 तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन 2025 के लिए आपको किस तरह की प्लानिंग करनी है। अभी तक नहीं की है तो अब किस तरीके की प्लानिंग करनी है, या फिर 31 मार्च आते आते अभी भी अगर आपने तैयारी नहीं की है तो अभी भी क्या ऑप्शन है आपके पास, क्या कुछ कर सकते हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। जो कि आपको सिर्फ फाइनेंशियल ईयर एंड की टैक्स प्लानिंग में ही नहीं, बल्कि अगले साल के जो टैक्स प्लानिंग होगी, फाइनेंशियल प्लानिंग होगी, उसमें भी आपको इस शो के ज़रिए मदद मिलेगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और हम पूरी तरीके से फोकस करेंगे टैक्स प्लानिंग पर कि किस तरीके से टैक्स आप अपना बचा सकते हैं, कौन कौन से निवेश एवेन्यूज़ हैं आपके पास जिसके ज़रिए आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो इन सभी बातों पर फोकस करेंगे, क्या क्या तैयारी आपको रखनी चाहिए, क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होने चाहिए। इन छोटी छोटी बातों पर भी हम फोकस करेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और taxbuddy.com के फाउंडर सुजीत बांगर जी। सुजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। और FY24 जब फाइनेंशियल ईयर एंड होने लगता है तब फिर हमें टैक्स एक्सपर्ट की, चार्टर्ड अकाउंट्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत और मदद की ज़रूरत पड़ जाती है। और इस समय आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, लेकिन इस बिजी शेड्यूल में भी आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, उसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि अभी तक भी जिन्होंने प्लानिंग नहीं की होगी, काफ़ी लोग होते हैं जो आखिरी मिनट तक वेट करते हैं कि क्या करें, कंफ्यूज रहते हैं। फाइनेंशियल ईयर एंड वाला है, उनका टैक्स भी सैलरी से काफ़ी ज़्यादा डिडक्ट हो चुका होगा। अब क्या करें, कैसे वो टैक्स बचा सकते हैं रिटर्न फाइल करते वक्त, ये सब थोड़ा हम समझना चाहेंगे। तो अभी तक जिन्होंने शुरुआत ही नहीं की है, क्या अभी भी मौका है उनके पास टैक्स बचाने के लिए? आ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। एक्चुअली मैं ये बोलूंगा कि अभी ही मौका है। ये 2 दिन ही मौका है। एक बार 31 मार्च चला जाएगा, फिर आपके पास कोई मौका नहीं रहेगा टैक्स सेविंग का। जो ऑलरेडी हुआ है वही आप सेविंग का डिडक्शन लेंगे, और बचा हुआ टैक्स आपको फिर बैलेंस टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो यही एक मौका है। आज का एक वर्किंग डे है। सैटरडे को भी बैंक्स चालू है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो आप फ्राइडे को, मतलब फ्राइडे हॉलीडे है, बट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप कभी भी कर सकते हो। तो 31 मार्च तक आपको 2-3 दिन अभी बचे हैं। इन 2-3 दिन का हमें बहुत अच्छी तरीके से उसका यूटिलाइज करने हैं, सो दैट हमारा टैक्स हम मैक्सिमम बचा सके। बिल्कुल। तो अभी भी है आपके पास समय, ऐसा नहीं है कि ट्रेन निकल चुकी है। अभी भी अगर आप चाहें तो अपना टैक्स बचाने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं, और वो भी अभी आपने नहीं लिया है तो भी आप आगे के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कम से कम अगर आप अभी शुरुआत कर लेंगे तो आप वो दिखा सकते हैं अपने, जब ITR फाइल करेंगे उस समय आप दिखा सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट को। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सुजीत जी, अगला सवाल उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने साल के दौरान ही अपनी जो जॉब है उसमें चेंज किया है। तो यहाँ पर कुछ सैलरी स्लिप में भी चेंज हुआ होगा, उनके टैक्स के कैलकुलेशन में, TDS में, ये सारे काफ़ी चेंजेस भी हुए होंगे। उन्हें क्या कुछ करने की ज़रूरत है, किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? देखिए, जब आजकल फ्रिक्वेंटली जॉब चेंज होना एक बहुत कॉमन चीज है, तो और एक ही फाइनेंशियल ईयर में आपका अगर मोर देन वन एम्प्लॉयर है, तो फिर एक ट्रिकी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आप पहले 6-7 महीने कहीं पे आप जॉब कर रहे थे, तो उस एम्प्लॉयर ने आपका ऑलरेडी टीडीएस किया है, कोई इनकम आपका एक एज्यूम करके उस हिसाब से आपका टीडीएस किया है। फिर आप जॉब चेंज करते हो, फिर नए एम्प्लॉयर आपका टीडीएस करने की जो मैंडेट है वो फिर नए एम्प्लॉयर के पास जाती है। तो नए एम्प्लॉयर आपका जो नया सैलरी है उस हिसाब से आपका टीडीएस करेगा, और इसके कारण इन दोनों में एक मिसमैच आ सकता है। तो इसमें दो प्रोबेबिलिटीज हो सकती है कि आपका जो अर्लियर एम्प्लॉयर है उसने अगर आपका टीडीएस एक्सेस किया है, और अगर आप ये इंफॉर्मेशन नए एम्प्लॉयर को आप इंटीमेट नहीं करते, तो फिर आपका नया एम्प्लॉयर से भी टीडीएस एक्सेस डिडक्ट हो जाएगा, और ओवरऑल आपको फिर रिटर्न फाइल करते वक्त रिफंड क्लेम करना पड़ेगा।
दूसरी सिनेरियो ये हो सकता है कि आपके अर्लियर एम्प्लॉयर ने शायद आपका टीडीएस कम डिडक्ट किया है, एक्सेसिव डिडक्शन आप लेने वाले हैं ऐसा एज्यूम करके उसने कम टैक्स डिडक्ट किया है। इस सिनेरियो में आपका जो नया एम्प्लॉयर शुड मैच, नया जो एम्प्लॉयर है उसने वो टीडीएस मैच करना चाहिए टैक्सेशन। अगर आपका 25,000 का टैक्स स्लैबिलिटी आ रहा था, जो टीडीएस होना चाहिए था 25,000 का, वो पहले एम्प्लॉयर ने नहीं किया, तो नेक्स्ट एम्प्लॉयर जब टैक्स आपका डिडक्ट डिडक्ट करता है फॉर द रिमेनिंग पीरियड के लिए, उस समय वो 25,000 का टैक्स भी उसने नए एम्प्लॉयर ने कवर करना चाहिए टीडीएस में, क्योंकि अल्टीमेटली टीडीएस जो होगा वो साल का टीडीएस होगा। और अगर नए एम्प्लॉयर वो नहीं करेगा, तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि जब आप रिटर्न फाइल करने जाओगे, तो आपको एक्सेसिव जो बचा हुआ टैक्स है वो तो आपको भरना ही है, लेकिन उसके साथ आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का बर्डन आ जाएगा और आपके पॉकेट से आउटफ्लो ऑफ मनी ज़्यादा हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, जो आप बचा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, बहुत सिंपल है। जब आपका जॉब चेंज होता है, तो आपको नए एम्प्लॉयर को आपके पुराने जॉब के बारे में 2-3 चीज़ें बतानी है कि आपका इनकम कितना था, आपका टीडीएस कितना हुआ है, उससे उस उसी समय आपका उस पीरियड में कोई अदर सोर्स का कुछ इनकम क्रेडिट हुआ है क्या? उसके ऊपर कुछ टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड है क्या? ये इन्फॉर्मेशन आपको नए एम्प्लॉयर को देनी है। एक्चुअली आप लॉ के हिसाब से देखेंगे तो लॉ इनकम टैक्स लॉ ने एक फॉर्म प्रिस्क्राइब किया है 12B करके। तो एज़ पर रूल अगर आप जॉब चेंज करते हो तो आपको एक 12B का फॉर्म आपको न्यू एम्प्लॉयर को देना पड़ता है। ये तो बाकायदा रूल ही है। तो अगर आप वो 12B का फॉर्म आप देखेंगे, तो उस फॉर्म में भी यही सारी डिटेल्स हैं कि आपका अर्लियर एम्प्लॉयर का इनकम कितना आया, उसने टैक्स कितना डिडक्ट किया, आपने वहाँ पे कुछ डिडक्शन इन्फॉर्मेशन दी है क्या, इस प्रकार से। और अगर आप ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप नए एम्प्लॉयर को देंगे, तो आपका टैक्स का आउटफ्लो जो अननेसेसरी इंटरेस्ट के फॉर्मेट में जाने वाला है, वो आप बचा सकते हैं। एंड सेकंडली आप आपका कैश फ्लो भी प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर टीडीएस प्रॉपर्ली नहीं होगा, तो जुलाई के महीने में जब आप फाइलेंस को जाएँगे तो अनएक्सपेक्टेड आउटफ्लो हो सकता है, टैक्स पेमेंट के लिए। तो जॉब अगर चेंज करते हैं, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना टू योर न्यू एम्प्लॉयर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और ये करते वक़्त आप अपने इनकम टैक्स के लॉगिन में आप जाओगे, तो आपको 26 ईयर्स आप दिख सकता है, आपको प्रॉपरली वो डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है। सिर्फ आपको वो डेटा सिर्फ इंटीमेट करना है टू योर न्यू एम्प्लॉयर। सो ये एक एफर्ट आपको लेना है। अगर आपने आज तक नहीं किया, तो एटलीस्ट अभी ये 2-3 दिन में आप एक ट्राई कीजिए आपके एम्प्लॉयर को ये डेटा देने को, क्योंकि क्या है कि वो टीडीएस जो होता है ना, मार्च महीने का वो 30 अप्रैल तक भर सकते हैं एम्प्लॉयर। तो उनको अभी भी ऑप्शन है, आपने अभी भी नए नए एम्प्लॉयर को इंटीमेट नहीं किया है, तो आप आज या कल में एम्प्लॉयर को इंटीमेट करो, सो दैट मार्च के महीने में दे कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट और उसके ऊपर जो क्रिया एक्शन लेना है, जो भी उचित कार्रवाई करनी है वो कर लेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात आपने बताई है कि आप टीडीएस की जानकारी लें। फॉर्म 12B वैसे तो ये अवेलेबल ही होता है अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से, जिसमें कि सारी जानकारी होती है, लेकिन ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। टीडीएस काफ़ी पेचीदा मामला हो सकता है, तो उसको लेकर भी पूरी जानकारी रखें और अपने एम्प्लॉयर से वो जानकारी ले लें या फिर उनको भी इन्फॉर्म कर दें, जिससे कि आपका टैक्स की प्लानिंग, टैक्स डिडक्शन बेहतर तरीके से हो सके। अगला सवाल सुजीत जी ये होगा कि क्या अपने एक्सपेंसेस, क्योंकि हम साल के दौरान काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, खर्चों की बात करें तो बड़े खर्चे होते हैं, जैसे कि ट्यूशन फीस मान लीजिए हो गई, कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, मेडिकल खर्चे हो गए, तो तमाम तरीके के खर्चे होते हैं। क्या ये भी सही समय है उनसे जुड़े दस्तावेज और प्रूफ जो भी हैं उनको एक जगह हम इकट्ठा कर लें? देखिए, जब भी हम इनकम टैक्स का कोई भी डिडक्शन क्लेम करते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते वक़्त, तो एज़ पर लॉ लॉ के हिसाब से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट को कोई भी प्रूफ सबमिट नहीं करना पड़ता। तो एक चीज़ क्लियर है कि गवर्नमेंट आपको किसी भी डिडक्शन का प्रूफ कब नहीं माँगता। हाँ, स्क्रूटनी के वक़्त अगर स्क्रूटनी आता है, तो वो बात अलग है।
बट आप जब रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हो, उस समय आपको किसी भी डिडक्शन का प्रूफ गवर्नमेंट नहीं मांगता। लेकिन क्या है कि जब आप ये इन्वेस्टमेंट या टैक्स सेविंग पेमेंट्स या एक्सपेंसेस जो आपने इनकोर किए हैं, ये जब आप अपने एम्प्लॉयर को बताते हैं, तब आपके एम्प्लॉयर को ये प्रूफ देने पड़ते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर के ऊपर एक लीगल मैंडेट है आपका टैक्स डिडक्ट करने के लिए। तो आपकी जो टैक्स लिएबिलिटी आ रही है, उस हिसाब से टैक्स डिडक्ट करे, ये आपके एम्प्लॉयर के ऊपर मैंडेट है। नाउ अगर आप आपके एम्प्लॉयर को बोल रहे हैं कि आपका जो टैक्सेबल इनकम है, वो 12 लाख के बजाय 11 लाख होगा, क्योंकि आपने सर्टेन डिडक्शन क्लेम किया है। तो ये जो 12 लाख के बजाय 11 लाख होने वाला है, तो 1 लाख क्यों कम होगा? क्योंकि आपने ये XYZ डिडक्शंस क्लेम किए हैं। तो इस XYZ जो भी आपने डिडक्शन क्लेम किए होंगे, उनका प्रूफ आपको आपके एम्प्लॉयर को देना है टू सैटिस्फाई दैट एम्प्लॉयर। और वो प्रूफ देखने के बाद एम्प्लॉयर आपका टीडीएस जो है, वो लेसर इनकम पे करेगा। तो इसलिए एज़ ऑन टुडे आपके पास सारे प्रूफ्स इकट्ठा होने चाहिए। कभी-कभी क्या होता है कि हम एज़्यूम करते हैं कि हमने ये पेमेंट किया है, बट प्रैक्टिकली अगर वो नहीं हुआ और हम एज़्यूम कर रहे हैं, तो ये गलत डिडक्शन हो सकता है, व्हिच इज़ वेरी रॉन्ग। तो इसलिए हमें हमें सारे हमारे टैक्स सेविंग एक्सपेंसेस जो भी है हमारे, टैक्स सेविंग पेमेंट जो भी है हमारे, उसके सारे के जो एविडेंसेस है, प्रूफ्स है, वो हमें कलेक्ट करने हैं और एक फाइल में रखने हैं। और हमारे पास टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स, टैक्स सेविंग पेमेंट्स और टैक्स सेविंग एक्सपेंसेस, इसके एविडेंसेस का हर एक साल के हिसाब से एक फाइल होना चाहिए। मतलब 2023-24 का एक फाइल होगा, 2024-25 का एक फाइल होगा, 2022-23 का एक फाइल होगा। तो ये फाइल एक रेडी रेफरेंस करके काम कर सकता है। सिमिलरली एलटीए का जो हम डिडक्शन लेते हैं फॉर एग्जांपल, जो होता है, तो वो भी डिडक्शन के हिसाब से आपने कुछ आपके पास एविडेंसेस है पेमेंट्स के इसके, तो आप इकट्ठा करके आपके पास रखिए अलॉन्ग विद अदर पेमेंट टैक्स पेमेंट्स हैं। और ये आज का टाइम प्रॉपर टाइम है कि ये सारे एविडेंसेस कलेक्ट करके रखने का, सो दैट जब जुलाई में आप रिटर्न फाइल करने को जाएंगे, तभी भी आपको टैक्स कैलकुलेशन के वो इसका मदद होगा। या फिर आगे जाके कभी स्क्रूटनी आता है, कोई नोटिस आता है, तो भी आपके पास ये फाइल आपके पास रेडी होगा, और तब आपको कभी उस चीज से कभी प्रेशर नहीं आएगा। इवन if डिपार्टमेंट से कोई स्क्रूटनी का नोटिस आता है, तो आपके पास फाइल है, एविडेंसेस है, आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं और वो नोटिस आंसर कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छी आदत है, और ये रिक्वायर्ड चीज है कि आप सारे प्रूफ्स और एविडेंसेस इकट्ठा करके फाइल में एक जगह पे आप रखिए रेडी रेफरेंस के लिए। इसी को कहते हैं टैक्स प्लानिंग। और टैक्स प्लानिंग का सबसे ज़रूरी जो एक हिस्सा है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन अपने सही से रखिए। ये सिर्फ इस वित्त वर्ष की बात नहीं हो रही है, FY25 में देखिए हमें इसकी ज़रूरत तब पता चलती है। आप में से काफ़ी लोग इनकम डिक्लेयर करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के पास में, और मेरे ख्याल से जनवरी से ही या फरवरी में ही काफ़ी सारे आप जो हमें देख रहे हैं दर्शक, उनका टैक्स डिडक्शन भी काफ़ी भारी हुआ होगा सैलरी में से। वो इसी वजह से हुआ क्योंकि इनकम डिक्लेयर करते समय आपके पास ये प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रूफ ऑफ एक्सपेंसेस नहीं थे। अगर आपने टाइमली कर दिया होता तो वो चीज़ें, वो अमाउंट भी आपके सैलरी से डिडक्ट ना होता। इस बात का ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंटेशन ठीक तरीके से करिए। सुजीत जी, ऐसे में बैंक रिकॉर्ड्स, क्योंकि काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन बैंक्स के थ्रू भी होते हैं, वहाँ से भी कुछ इंटरेस्ट पे आउट या आउटफ्लो होता है। बैंकिंग रिकॉर्ड्स में हमें क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके के एक्सपेंसेस का ध्यान रखना चाहिए? देखिए आजकल तो अभी यूपीआई के जमाने में तो कैश एक्सपेंस तो बचा ही नहीं है। मतलब हम्म। थोड़ा वो जो आपका जो बैंक से, एनईएफटी से या चेक से जो पेमेंट आप नहीं करेंगे, वो यूपीआई से करेंगे, और वो भी रिफ्लेक्ट होगा अल्टीमेटली बैंक में। तो आप बैंक स्टेटमेंट एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है और बहुत अच्छा एक रिमाइंडर है हमें कि हमने क्या क्या एक्सपेंसेस पेमेंट्स हमने साल भर में किए हैं। तो हमें अगर आज के दिन में जब फाइनेंशियल ईयर एंड होने को जा रहा है, तो हम हमारा पूरा साल का बैंक स्टेटमेंट अगर हमारे साथ लेके बैठे, और वो अगर हम उसको स्कैन थ्रू करें, तो हमें सर्टेन पेमेंट्स उसमें से आइडेंटिफाई हो सकते हैं कि जो अदरवाइज हम मिस आउट हो सकते हैं।
जैसे हमने बच्चों के स्कूल के लिए पेमेंट किया है या फिर हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ किया, उसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किए हैं या फिर हमने कोई एक इंश्योरेंस की पॉलिसी ऐसे ही ली थी। बहुत बार क्या होता है कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी कोई रिक्वेस्ट करता है, हम ले लेते हैं और बाद में उसका रेगुलर पेमेंट जा रहा है और हमें हम उसको कॉग्निजेंस नहीं लेते। तो ऐसा कोई पेमेंट गया है कि जो अदरवाइज़ हमसे मिस हो रहा था, उसको हम ले सकते हैं। कभी कोई इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है या फिर कोई रिडेम्पशन हमें आया है, जो हमें इनकम में लेना है लेकिन हम उसको इनकम में अभी तक नहीं लिए थे, जिसके कारण हमें टैक्स लायबिलिटी हमारी डिफरेंस ये डिफर टैक्स लायबिलिटी हमारी रिवर्क करनी पड़ती है। आजकल डिविडेंड जो बैंक से आता है, वो डिविडेंड इंडिविजुअल के हैंड्स में टैक्सेबल है। अर्लियर डिविडेंड जो था, इनकम था, वो टैक्स फ्री होता था, लेकिन अभी डिविडेंड स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स होगा। तो मैं बैंक स्टेटमेंट अगर देखूँगा तो मुझे पता चलता है कि मुझे इतना डिविडेंड आया है कंपनी से। जिस डिविडेंड पे मुझे टैक्स पे करना है, लेकिन मेरे कैलकुलेशन में मैंने उस डिविडेंड को पकड़ा ही नहीं। तो अगर उस हिसाब से मेरी टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है तो आई हैव टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट। तो इसलिए बैंक स्टेटमेंट 2 हिसाब से बहुत अच्छा है। पहली चीज़ कि हमने जो टैक्स सेविंग के पेमेंट्स किए हैं, उसका रिकॉर्ड हमें दिखेगा। सितंबर में मैंने हेल्थ चेकअप किया था, उसका मेरा पेमेंट मुझे बैंक स्टेटमेंट में दिखेगा, तब मुझे याद आएगा, अरे मैंने हेल्थ चेकअप किया था, तो मैं एटीडी में ये पेमेंट का डिडक्शन ले सकता हूँ। तो इसलिए पहली चीज़ है कि आपका टैक्स सेविंग पेमेंट, टैक्स सेविंग एक्सपेंडिचर जो भी आपने किया है, उसका रिकॉर्ड आपका बैंक स्टेटमेंट है। इसलिए बैंक स्टेटमेंट एक बार आप स्कैन करोगे तो कोई भी आपका ऐसा डिडक्शन जो आपने रेगुलर कोर्स में टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट या पेमेंट या फिर एक्सपेंडिचर किया है, वो मिस नहीं होगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप बैंक स्टेटमेंट पूरा आप स्कैन करोगे, घर का बैंक स्टेटमेंट आप स्कैन करोगे, तो आपको कोई कोई ऐसा इनकम क्रेडिट हुआ है आपके आप आप सैलरीड है या आपका रेगुलर कोई बिज़नेस है, तो वो छोड़ के अगर किसी सोर्स से इनकम आपको क्रेडिट हुआ है, तो वो एंट्री आपको वहाँ पे दिखेगी। जैसे मैंने बोला कोई डिविडेंड आया है या कोई इंटरेस्ट पेड हुआ है या किसी से गिफ्ट आपको मिला है किसी फ्रेंड से या किसी से जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बैंक स्टेटमेंट में दिखेंगी। तो और ये इसलिए बैंक स्टेटमेंट आप अगर बारीकी से स्कैन करोगे, तो आपके टैक्स सेविंग के पेमेंट आप ढूँढ सकते हो, जिसका इफ़ेक्ट आपको टैक्स सेविंग के लिए हुआ डिडक्शन क्लेम करने के लिए और एट द सेम टाइम आप जो अदर सोर्सेज़ का जो इनकम है या जो क्रेडिट हुआ है आपके अकाउंट में, वो भी आप आइडेंटिफ़ाई एसर्टेन कर सकते हो, जिसके हिसाब से आपका कोई इनकम मिस आउट नहीं हुआ टैक्सेशन से, जो आप अभी पिछले 2 हफ्ते से जो लोगों को नोटिसेस आ रहे हैं डिपार्टमेंट से, कुछ हाई वैल्यू ट्रांज़ैक्शन के, तो ऐसे नोटिसेस आपको नहीं आएँगे, क्योंकि ये आप अगर बैंक स्टेटमेंट में आपको ये अदर सोर्सेज़ के इनकम आप आइडेंटिफ़ाई करोगे और रिपोर्ट करोगे। तो इसलिए बैंक स्टेटमेंट देखना बहुत ज़रूरी है और आज का ये 2-3 दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं, तो उसके ऊपर एक्शन भी इमीडिएट ले सकते हैं, इसलिए। राइट। तो बैंक स्टेटमेंट में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसका कि आपको ध्यान रखना ज़रूरी है और कुछ ऐसी इनकम जो बड़े इन्वेस्टमेंट कोई बड़ा अमाउंट अगर किसी अन्य सोर्सेज से आया है तो भी उसके बारे में उसको रिपोर्ट करना या उसके बारे में बताना ये भी काफ़ी ज़रूरी है, ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। वरना इनकम टैक्स विभाग के नोटिस में आया तो फिर बड़ी पेनल्टी आपको देनी पड़ सकती है। तो पहले ही पूरी तैयारी रखें अपने हर इनकम का और जितने भी सोर्सेज हैं उनका। अगर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास रेडी है तो फिर कोई चिंता करने वाली बात नहीं, क्योंकि आप उन्हें बता सकते हैं कि ये जो इनकम है ये किस सोर्स से आई है। चलिए यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, लेकिन सुजीत जी अब एक टर्म है टैक्स हार्वेस्टिंग का जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को प्रोटेक्ट करने में काम आता है। अब तो ये चर्चा करने का समय नहीं है क्योंकि मार्केट बंद हो चुके हैं, लॉन्ग वीकेंड था, लेकिन आगे के लिए तैयारी करने के लिए हमारे दर्शकों को समझने के लिए कि जिनका पैसा इक्विटी में लगा था, म्यूचुअल फंड या एसआईपी के जरिए वो निवेश कर रहे थे
या फिर किसी और तरीके से उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, लॉस हुआ है, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, लॉस हुआ है, तो ऐसे में वो कैसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने जो मुनाफा है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये थोड़ा ब्रीफ में हमारे दर्शकों को बताइए जिससे कि वो आगे के लिए तैयार रहे। देखिए, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग ये कंसेप्ट जब हम सुनते हैं ना, तो ये बहुत टेक्निकल जार्गन है, बहुत हेवी लगती है, तो बहुत लोगों को लगता है क्या क्या कॉम्प्लिकेटेड चीज है, या इसके लिए क्या स्पेशल कोई चीज करनी पड़ती है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, एकदम इट इज जस्ट ये अपने रेगुलर टैक्स लॉ के एनालिसिस के हिसाब से कोई हैक्स है, कोई लीगली पॉसिबल वे आउट्स है जिसके आप कैपिटल गेन का टैक्स बचा सकते हो। इसमें दो प्रकार के वे आउट्स है जिससे आप टैक्स बचा सकते हो। पहला है कि पहला जो है वो डेफर्ड, आप सेल डेफर्ड कर सकते हो इस हिसाब से। फॉर एग्जांपल, आपको अगर कोई एक 3 साढ़े 3 लाख का कोई आपको कैपिटल गेन आने वाला है कोई स्क्रिप्ट सेल करने के बाद, तो आप आपको मालूम है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है इक्विटी शेयर्स में, तो 1 लाख तक आपको टैक्स नहीं है, तो इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन। तो आप इसका सेल मार्च और अप्रैल में इस प्रकार आप डेफर कर सकते हो कि अगर उसमें से एक 3 साढ़े 3 लाख का आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो 3.5 लाख में से आप अराउंड 1,75,000 का जो प्रॉफिट है या गेन है, उस हिसाब से आप अपने सेल्स को सेल करिए इन द मंथ ऑफ मार्च। तो 1 लाख 3.5 लाख के बजाय आपका मार्च एंडिंग में कैपिटल गेन आएगा 1,75,000, जिसमें से 1 लाख तो एग्जेम्प्ट होगा, सिर्फ 75,000 पे आपको टैक्स पड़ेगा। और बचा हुआ 1,75,000 जो आपका जो गेन आने वाला था, वो आप अप्रैल के 1 अप्रैल 2 अप्रैल को शेयर्स को सेल करके आप वो बुक कीजिए। तो फिर क्या होगा कि उसमें भी आपको 1,75,000 में 1 लाख के ऊपर आपका टैक्स बचेगा। तो नेट नेट आपका 3.5 लाख में से 2 लाख के ऊपर आपका टैक्स बचेगा। अगर आप ये 3.5 लाख का प्रॉफिट पूरा एक साल इसी महीने में इसी साल में आप बुक करते, तो 3.5 लाख में से सिर्फ 1 लाख पे टैक्स बचता, 1.5 लाख के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता। तो इस प्रकार अगर आप डेफर्ड वे से प्रॉफिट बुक करोगे, तो आपको टैक्स स्लैब में आप सर्टनली एंड सब्सटेंशियली कम कर सकते हैं, राइट। दूसरा जो वे है उसको वो बोलते हैं लॉस हार्वेस्टिंग, दूसरा वे। तो उसमें ऐसा है कि अगर आपको किसी एक आपने ऑलरेडी ट्रांजैक्शन सारे साल भर में किए हैं, और साल भर में आपको लगता है कि आपको एक अराउंड 15 लाख का कैपिटल गेन आ रहा है, 15 लाख का। तो 15 लाख का आपको कैपिटल गेन आ रहा है। तो अभी 15 लाख के कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 1 लाख का है आपको एग्जेम्प्ट मिलेगा, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक एग्जेम्प्ट। 14 लाख के ऊपर आपको टैक्स पे करना। बट आपको साइमल्टेनियसली उसी इमीडिएटली आपको आपके पोर्टफोलियो को देखने के बाद ये पता चलता है कि ये 2 3 स्क्रिप्ट्स है, इन स्क्रिप्ट्स के ऊपर एज ऑन टुडे मुझे लॉस है, और अगर उनको मैं बेच के लॉस बुक करूंगा तो मैं अराउंड 14 लाख तक का लॉस बुक कर सकता हूँ। और उनको मैं आज के बेचूंगा, लॉस बुक करूंगा और फिर खरीदूंगा, सो दैट मेरा पोर्टफोलियो में वो स्क्रिप्ट्स एज इट इज रहेगी। तो नो लॉस जो होगा वो नोशनल लॉस होगा, लेकिन उस लॉस का मुझे टैक्सेशन बेनिफिट जो है वो बहुत सब्सटेंशियल और बहुत बड़ा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, उस 15 लाख में से 1 लाख मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है बिकॉज ऑफ 1 लाख के लिमिट के हिसाब से, और बचा हुआ जो 14 लाख है वो 14 लाख के लॉस के अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाएगा, तो प्रैक्टिकली मुझे जीरो टैक्स पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर में। और मेरा नेट टैक्स जो गेन है वो इंक्रीज होगा, पोस्ट टैक्स रिटर्न मेरा इंक्रीज होगा। और जो शेयर्स बेच के मैंने लॉस लिया है वो शेयर्स मैं फिर खरीद भी रहा हूँ इमीडिएट, तो इसलिए मेरा पोर्टफोलियो भी चेंज नहीं हो रहा। तो ये मेरा लॉस इज नॉट रियल लॉस, ये नोशनल लॉस है। बट नोशनल लॉस को क्रिएट करके आप रियल टैक्स बचा रहे हैं, और रियल टैक्स को बचा के आप आपकी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है और उसका आप पोस्ट टैक्स रिटर्न्स जो है वो आप बढ़ा रहे हो। तो ये बहुत 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 ही अच्छा तरीका है टैक्स सेव करने का। बट इसमें ना प्रिसीजन लगता है, क्योंकि इट्स लाइक अ वेरी डेलिकेट थिंग, क्योंकि आप शेयर्स को बेच रहे हैं, लॉस बुक कर रहे हैं, फिर खरीद रहे हैं। तो ये प्रॉपर टाइम होना चाहिए, प्रॉपर टाइमिंग इसका आपको सेटिंग करता अगर करना आना चाहिए, और इसमें कोई इनएडवर्टेंटली कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एग्जीक्यूट प्रॉपरली होना चाहिए।
तो लेकिन अगर एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली करते हो जी, तो टैक्स सेविंग का बेनिफिट हाँ, बहुत ही बढ़िया है। इन शॉर्ट बिल्कुल। आपको तो अगर दो हुँ, तो दो 2 वेज़ है। एक आप डेफर्ड वे से हुँ, पेमेंट सेल कर सकते हो या फिर लॉस हार्वेस्ट कर सकते हुँ। तो अगर मार्केट में आप निवेश कर रहे हैं तो इतना थोड़ा बहुत तो काम आपको करना ही पड़ेगा। हो। अभी तो समय निकल चुका है, लेकिन अगली बार के लिए थोड़ा तैयार रहें क्योंकि शेयर्स खरीदना, बेचना, काफ़ी सारे ट्रांज़ैक्शन हो रहे हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने गेन को जो है वो बचाने की कोशिश कीजिए, अपने टैक्स को बचाने की यहाँ पर कोशिश कीजिए। सुजीत जी, समय की थोड़ी कमी है। एक आखिरी सवाल होगा एआईएस पे, यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसकी समीक्षा कितनी ज़रूरी हो जाती है जब आप टैक्स प्लानिंग करते हैं तो? यही आखिरी सवाल होगा, थोड़ा शॉर्ट में बताइए। बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि हमें बहुत सारा कुछ-कुछ चीज़ों का इनकम हमें जनरेट हुआ होता है, बट उसके ऊपर टैक्स पे करना और टैक्सेशन का टैक्स पे करना, टैक्स वर्क करना हमसे रह जाता है। इसलिए एआईएस आप अगर आप स्कैन करोगे, तो आपको पता चलेगा आपको डिविडेंड कितना मिला है, आपको इंटरेस्ट कितना मिला है, या आपने प्रॉपर्टी सेल में से आपको रिसीप्ट कितना आया है। और ऑन दैट बेसिस आप वर्क करके आप देखेंगे अगर आपने एडवांस टैक्स पे किया है क्या उस इनकम पे। अगर एडवांस टैक्स पे नहीं किया, तो आपको इमीडिएट एडवांस टैक्स आप आपको पे करना चाहिए सो दैट आप आगे जाके उसके ऊपर टैक्स बचा सकते हैं। अलोंग विथ दैट एआईएस का आप स्कैनिंग प्रॉपर्ली करोगे तो कोई भी इनकम आपका अनरिपोर्टेड नहीं जाएगा और फिर डिपार्टमेंट से वो अ, अचानक जो नोटिसेस आती है और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, वो नोटिसेस नहीं आएंगी, तो आप पीसफुल रह सकते हो। इसलिए एआईएस स्कैन करना और एआईएस के ऊपर एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएएस को रिव्यू करना और इसका भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये आप काम कभी भी कर सकते हैं। लॉगिन करिए, साइट पर जाकर आपका एआईएस स्टेटमेंट आ जाएगा, वहाँ पर जाकर आप अपना निवेश और एक्सपेंसेस से जुड़ी जो भी जानकारी है वो आप देख सकते हैं। सुजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। मुझे तो काफ़ी सारी जानकारी पता लगी है और उम्मीद करते हैं कि आपको भी काफ़ी सारी बातें पता चली होंगी। 31 मार्च अभी भी समय है आपके पास, कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। जो नहीं कर पाए कोई बात नहीं, FY25 के लिए तैयारी अपनी करके रखिए और ठीक तरीके से टैक्स प्लान करिए। तो FY25 के लिए टैक्स प्लानिंग की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी नोट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। सुजीत जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।